आप सभी लोगों को नमस्कार। तो अब हम अपने एसिडिक कैरेक्टर के थर्ड लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले लेक्चर में हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, सेकंड लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे और हमने pKa वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझा था। अब हम लोग अपने थर्ड लेक्चर में सबसे पहले सीखना स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार जो हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसके अंदर हम लोग एसिडिटी या एसिडिक कैरेक्टर हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो अब ध्यान से समझिए, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद कराऊं तो हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते थे, आपको मैंने कुछ इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक याद करवाया था, ओम्स गैप, जहां पर मैंने बोला था n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास COOH, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर N ये वाली वैल्यू दिखाती है और यहाँ पर COOH। वो सभी एसिड्स जहाँ पर दो COH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और मैंने आपको नेमिंग के टाइम पे बहुत सारी बातों को अच्छे से समझाया था। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताइए कि ऑक्जेलिक एसिड, ध्यान से सुनिएगा, ऑक्जेलिक एसिड एंड सक्सिनिक एसिड में ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर पता करने के लिए आप ये देखिए, यहाँ पर O मतलब ऑक्जेलिक एसिड होता है, N की वैल्यू 0 होगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH। अगर मैं सक्सिनिक एसिड की बात करता हूँ तो ये S होता है, यहाँ पर N की वैल्यू 2 होती है, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं COOH, CH2 और यहाँ पर COOH। तो मेरा सवाल ये है कि ऑक्जेलिक एसिड और सक्सिनिक एसिड में ज़्यादा एसिडिक कौन है। तो आप क्या करिए, इन दोनों से H+ निकालिए। ध्यान से देखिएगा, जब आप इन दोनों से H+ निकालेंगे तो मान लीजिए आपने इस COH से H+ निकाला तो ये नेगेटिव आया और इस COOH का क्या लग रहा है, -I इफेक्ट लग रहा है। ऐसे ही आपने यहाँ से भी H+ निकाला तो आप कोई भी एक COH ग्रुप को पकड़िए, यहाँ पर नेगेटिव आया और इस COOH का माइनस लग रहा है। लेकिन अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर COH जस्ट इसके बगल में है और यहाँ पर COH एक कार्बन, दो कार्बन एटम छोड़कर है। तो हम बोलेंगे जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर -I इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा जितना अच्छा यहाँ वर्क करेगा। और हमें फिर अच्छे से पता ही है बाकी की कहानी कि अगर कोई भी एसिड होता है तो उस एसिड का हमारे पास यदि कॉन्जुगेट बेस होता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा तो इसका मतलब वो क्या होगा, वीक होगा। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इस बात को तो मैं लगातार थर्ड लेक्चर में बताते आ रहा हूँ और यही कॉन्सेप्ट आपको हर जगह लगाना है। तो आप बोलोगे इसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा तो यहाँ पर इसके कॉन्जुगेट बेस वीक भी होगा, तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो हम बोलेंगे ऑक्जेलिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू सक्सिनिक एसिड। अब यहीं पर नोट में आप एक बात समझ जाइए बहुत अच्छे से। नोट में क्या बात समझनी है कि यदि आपके पास ओम्स गैप है, मतलब ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक और पिमलिक, तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है ऑक्जेलिक, फिर होता है मेलोनिक, फिर होता है सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक। मतलब जैसे जैसे आपके पास कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे या जैसे जैसे आपके पास दो COH ग्रुप के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मैं लिख देता हूँ, जैसे जैसे 2 COOH ग्रुप के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे वहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इस बात को मैं बहुत अच्छे से आपको इस एग्जांपल से समझा पा रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे दो COH ग्रुप के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे -I इफेक्ट कम होगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो हमारे पास ये हो गया। अगर मैं आपसे सेकेंड टाइप के क्वेश्चन की बात करता हूँ तो हमारे पास सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कुछ ऐसे होगा। आपके सामने मैं यहाँ पर लेता हूँ COOH, ये आपके पास ऑक्जेलिक एसिड है। मैं यहाँ से सबसे पहले H+ निकालता हूँ और इस H+ को निकालकर मैं बोलता हूँ ये वैल्यू Ka1 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, COO- COOH
और यहाँ से फिर मैं दोबारा से H प्लस निकालता हूँ, लो निकाल दिया। इस बार मैं इसको बोलूँगा Ka2, तो यहाँ पर बन जाएगा COO माइनस COO माइनस। मेरा आप लोगों से सवाल है कि बताइए Ka1 और Ka2 में कौन बड़ा। देखो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट था डिफरेंट कार्बोक्सिलिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बीच में था। अब इस बार मैंने एक ही डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, आपको यहाँ पर कंपेयर करना है कि आखिरकार Ka1 बड़ा है कि Ka2 बड़ा है। देखो ध्यान सुनना, जब आपने Ka1 की बात की तो यहाँ पर ये जो COOH है वो किसका काम कर रहा है, माइनस I का काम कर रहा है इसके लिए। लेकिन जब आपने Ka2 की बात की तो यहाँ पर अब ये जो पहले से COO माइनस है ये प्लस I का काम कर रहा था। मतलब हम ये बोलेंगे ये वाला कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबलाइज था इसके लिए एज कंपेयर टू इसके, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस I का काम कर रहा था और यहाँ पर ये प्लस I का काम कर रहा था। तो हम यहाँ से आसानी से बोल सकते हैं कि Ka1 इज मच ग्रेटर देन Ka2। Ka1 ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू Ka2। ऐसे ही मान लीजिए अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लेता हूं तो वो एग्जांपल कुछ ऐसा है, COOH CH2 COOH। बहुत आसान सवाल है, कैसे बताओगे। देखो जब आप यहाँ से H प्लस निकालोगे, लो आपने यहाँ से H प्लस निकाल दिया मान लो, तो यहाँ पर क्या बन गया COO माइनस, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर COOH। ऐसे ही आपने फिर एक H प्लस निकाल दिया तो यहाँ से आपने H प्लस निकाल के क्या बना दिया Ka2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा COO माइनस CH2 COO माइनस। जब आपने यहाँ से H प्लस निकाला तो ये था Ka1, जब आप यहाँ से H प्लस निकाला तो ये था Ka2। वही दोबारा से सवाल कि Ka1 और Ka2 में कौन ज़्यादा बड़ा होगा। और हमें बहुत अच्छे से पता है जहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है वहाँ पर Ka भी ज़्यादा होता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा था Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ और pKa इनवर्सली होता है। तो हम बोलेंगे जब यहाँ से आपने Ka1 की बात कर रहे हो तो ये वाला ग्रुप क्या काम कर रहा है, इस वाले के लिए माइनस I का काम कर रहा है। और इस बार ये जो पहले से ग्रुप बन गया है ये किसका काम कर रहा है, इस वाले ग्रुप के लिए प्लस I का काम कर रहा है। तो हम बोलेंगे इस वाले केस में ये वाला कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबलाइज है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ज़्यादा चार्ज का डिस्पर्जन करेगा तो ये वीक होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बल्कि इस केस में ये प्लस I दिखा रहा है तो इतना अच्छा डिस्पर्जन नहीं होगा, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एसिड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो हम यहाँ पे फिर से बोल सकते हैं Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2। बहुत अच्छे एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूँ ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के। एक एग्जाम्पल की मैं और बात करता हूँ इस बोर्ड को मिटाने के बाद, मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उससे कुछ एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलने वाला है। तो अब हम बात करते हैं मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। देखो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट बात यह है स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर इस तरीके से H है और यहाँ पर COOH और यहाँ पर भी COOH। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो कैसे बनाओगे, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर COOH, यहाँ पर H, यहाँ पर COOH और इस तरीके से। अगर आपने थोड़ा सा आइसोमेरिज्म पढ़ा है, उसके अंदर अगर आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा इसको बोलते हैं हम लोग सिस और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस। ध्यान समझना, ये दोनों ही COH ग्रुप एक तरफ हैं तो इसलिए मैं इनको बोल रहा हूँ सिस। ये दोनों ही COH एक दूसरे से अपोजिट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ ट्रांस। अगर मैं इनकी IUPAC नेमिंग करता हूँ तो देखो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 4 होगा। कैसे करोगे इसकी नेमिंग, क्या इसमें कोई साइड चेन है, नहीं है। 4 कार्बन है तो आप लिखोगे ब्यूट और 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, 2 इन का E हटा दो और यहाँ पर या फिर E नहीं हटाएंगे क्योंकि डाइओइक है, बिटवीन डाइओइक किस किस पे है, 1,4 डाइओइक एसिड। तो ये इसका नाम हो जाएगा सिस ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रांस ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड। देखो ये तो इसके हो गए IUPAC नेम, लेकिन इसका नाम होता है मैलिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, मैलिक एसिड, और उसका नाम क्या होता है, फ्यूमेरिक एसिड। तो चलो अभी तक तो हमने इनके नाम के बारे में समझ लिया और जान लिया। अब हम थोड़ा सा इनके एसिडिक कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। देखो अगर मैं दोनों के एसिडिक कैरेक्टर को कंपेयर करता हूं आपके सामने तो आप क्या करोगे, सर सबसे पहले H प्लस हटा दो। लो भाई हमने H प्लस हटा दिया तो यहाँ पर हमने बोल दिया ये क्या हो जाएगा, Ka1। तो जब आपने H प्लस हटाया तो क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पर COOH।
आप बोलोगे सर एक और यहाँ से H प्लस हटा दो, जब एक और H प्लस हटाओगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा Ka2, ये Ka1 है, ये Ka2 है, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, यहाँ पर C डबल बॉन्ड माइनस और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O माइनस। अब यहाँ पर भी बात करते हैं, जैसा आपने वहाँ पर सीखा वैसे ही यहाँ पर H प्लस हटाया तो ये हो जाएगा Ka-1। अगर ये Ka1 था तो इसको मैं रखता हूँ Ka-1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ पर C डबल O H, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांस में हैं। ऐसे ही आप फिर से एक H प्लस हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Ka-2। पहले मैं सारे कॉन्जुगेट बेस बना लेता हूँ, फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम अच्छे से क्लियर करता हूँ। जब आपने ऐसा बनाया तो आपके पास यहाँ पर भी C डबल O माइनस आ चुका है। अगर आपने ये बात समझ चुकी है तो इन सब के मैंने कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ कर लिए हैं। तो अब आपको कंपैरिजन क्या करनी है, आपको सबसे पहले कंपैरिजन करनी है Ka1 और Ka2 के बीच में। देखो आपको इस बार Ka1 और Ka2 के बीच में कंपैरिजन करनी है, तो पहले हम इसको कंपेयर करते हैं, फिर हम इनका आपस में कंपैरिजन करेंगे। जब आप पहले इनको कंपेयर करोगे तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर जब आपने Ka1 निकाला तो ये वाली स्पीसीज बनी है। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चांसेस हैं, तो मतलब मैं बोलूँगा इस वाली स्पीसीज में इसके साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Ka1 के बाद निकलने के बाद यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस है बहुत ही स्टेबलाइज्ड है। लेकिन इसके बाद तो ये हो नहीं रहा, तो मतलब मैं बहुत आसानी से बोल सकता हूँ कि Ka1 वाला स्टेप फिजिबल है लेकिन Ka2 फिजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुका है। आप एक बात याद रखना, यदि वहाँ पर आप H प्लस निकालो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, लेकिन यदि पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। फिर से सुनिएगा, जब हमने इससे H प्लस निकाला तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ, लेकिन जब हम इससे H प्लस निकालेंगे और पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। इस पॉइंट को आप नोट कर लो, जब हम H प्लस निकालें और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए कॉन्जुगेट बेस में तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, और अगर पहले से ही वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो और H प्लस निकालें तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, क्योंकि वो H प्लस देना ही नहीं चाहेगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि Ka1 इज ग्रेटर देन Ka2। तो पहला तो एग्जांपल चलो ये हो चुका है। अब मैं बात करता हूं आपस के कंपैरिजन में। तो देखो पहला तो कंपैरिजन हो चुका है, दूसरा कंपैरिजन है Ka1 और Ka-1। अब आप मुझे बताइएगा Ka1 और Ka-1 में कौन होगा। तो सुनो, जब आपने Ka1 निकाला तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, लेकिन जब आपने Ka1 इस Ka-1 इसका निकाला तो यहाँ पर इन दोनों की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक डिस्टेंस होना चाहिए, तो यहाँ पर तो बहुत दूर है, तो इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा, तो हम बोलेंगे Ka1 इज ग्रेटर देन Ka-1। समझ में आ रही बातें, हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को अब कंपेयर करता हूँ कि हमारे पास क्या है, एक तो Ka2 है और एक है Ka-2। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो देखो Ka2 होने के लिए यहाँ पर सिस्टम में ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, तो यहाँ से Ka2 थोड़ा कम आएगा, लेकिन यहाँ तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो ये H प्लस आसानी से निकल पाएगा, तो हम बोलेंगे Ka-2 इज मच ग्रेटर देन Ka2। तो आपको कुल मिला के यही बात समझनी है। देखना, ध्यान सुनना जो मैं यहाँ पर बताने जाता हूँ। यदि H प्लस निकालने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, H प्लस निकालने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो वहाँ पर हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस वीक होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये सब बातें क्यों लिखनी जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉन्डिंग है तो H प्लस नहीं निकलेगा क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर आप इतनी बात इन एग्जाम्पल में समझ पा रहे हो तो आप ये तीनों ही ऑर्डर्स को बहुत अच्छे से लगा पाते हो। मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पर मेरा एक एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, बहुत ढूंढ ढांड के मतलब सोच समझ के यहाँ पर आपको करवाता हूँ। आपको कोई एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, जितना यहाँ पर मैं सिखा दूँ, जितने मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा दूँ उतना ही आप सीख जाओगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। फिर 10 जगह देखने की जरूरत नहीं है, एक जगह मुझ पर भरोसा कर लो, मैं खुद 10 जगह देखता हूँ यार, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो। जब मैं खुद देख रहा हूँ तो मुझ पर भरोसा करो, मुझे ही देखो।
जितनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ आप बताना कहाँ पर किसने ऐसा बताया हो। तो ये सब चीज़ें बता रहा हूँ कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की आप लोग किस तरीके से यहाँ पर एसिडिटी कंपेयर करते हो। तो हमने 2 टाइप पढ़े। सबसे पहला टाइप डिफरेंट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने सीखा, और फिर हमने खुद उनका जो Ka का वैल्यू था उसको हमने कंपेयर करवाया। और एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। और यहाँ से हमें एक ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आया। क्या निकल के आया कि अगर पहले से ही H बॉन्डिंग है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, अगर H+ निकालने के बाद कॉन्जुगेट बेस में H बॉन्डिंग है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। बस सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं फिनॉल और उसके डेरिवेटिव्स में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब हम बात करते हैं फिनॉल और उसके डेरिवेटिव्स में कि आखिरकार एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। तो अब हम बात करते हैं फिनॉल की। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ। आपको सभी को पता है फिनॉल का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा दो, ठीक है, ये फिनॉल होता है। अब आप ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इसकी जगह मैं गोला लगा सकता हूँ, और गोला लगा के अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूँ और यहाँ पर लगा दूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देखो ये एक तरह का नया साइन है। इस नए साइन का मतलब है वह ग्रुप ऑर्थो पे भी हो सकता है, मेटा पे भी हो सकता है और पैरा पे भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, और मैंने आपको अच्छे से समझाया था ऑर्थो का मतलब क्या होता है, मेटा का मतलब क्या होता है और पैरा का मतलब क्या होता है। इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन होती है ऑर्थो होती है, ये पोजीशन मेटा होती है और ये पोजीशन पैरा होती है। तो अगर मैं इनको अलग अलग ना दिखाऊं, एक साथ दिखाना चाहूं तो मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं। तो मैं बोलूंगा इसकी एसिडिटी हमेशा ज़्यादा होती है, फिर होता है हमारे पास फिनॉल OH, और लास्ट में होता है हमारे पास फिनॉल जहाँ पर ऑर्थो मेटा या पैरा पर क्या लगा हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो, चाहे वो ऑर्थो पे हो सकता है, मेटा पे हो सकता है, पैरा पे हो सकता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको यही सीखना है। अब सिंपल सी बात है, यदि आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन होते हैं, -R, -H और -I, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन होते हैं, +R, +H और +I। तो सिंपल सी बात है, जब भी ये ग्रुप होंगे तो वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वीक, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और ये वाले क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वालों को सबसे आगे रखा है, फिर ये वाले और फिर ये वाले। अब इस बात को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उस क्वेश्चन से ही समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपके पास यहाँ पर क्या है, OH है, और यहाँ पर क्या है, CH3 है। मैं CH3 ग्रुप को लगाता हूँ, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ये OH है और यहाँ पर क्या है, CH3 है। ऐसे ही यहाँ पर OH है और यहाँ पर क्या है, CH3 है। अब आप मुझे सभी लोग बताइएगा कि यहाँ पर ऑर्डर क्या होने वाला है। तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करिए तो सबसे पहले जो ग्रुप आपके पास लगा है उसका इफेक्ट बताइए। इसका होता है +H +I। मेटा पे सिर्फ क्या देखने को मिलता है, +I। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जब भी बेंजीन सिस्टम होता है तो मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, ना ही रेजोनेंस लगता है, ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। ये बात मैंने आपको बहुत बार, पता नहीं कितनी बार बताई थी। ऐसे ही यहाँ पर इस ग्रुप का इफेक्ट क्या होगा, +H +I। अब जितनी स्पीड में मैं ये ग्रुप के इफेक्ट्स बता पा रहा हूँ, मैं आपसे उम्मीद भी यही करता हूँ कि आप भी ऐसे बता पा रहे होंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं बताओगे तब तक हमारे इतना सब कुछ पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अब आप खुद सोचिए, ये सब प्लस वाले हैं, तो जो प्लस वाले होते हैं वो डिक्रीज करते हैं, तो कम से कम प्लस वाला लगना चाहिए। तो इस पे सिर्फ +I लग रहा है, तो हम बोलेंगे ये वाला नंबर 1 एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला कम से कम लगना चाहिए। हमें पता है प्लस वाले एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, तो जितना कम से कम लगेगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक हो जाएगा। ऐसे ही अब मैं इन दोनों की बात करता हूं, तो देखो दोनों में +S तो बराबर लग रहा है, बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन और इज नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट। लेकिन इंडक्टिव तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो इंडक्टिव इस वाले केस में ज़्यादा लग रहा है, इस वाले केस में कम लग रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा पास में है। तो क्योंकि +I ज़्यादा लग रहा है, तो +I हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, और ज़्यादा भी लग रहा है, तो ये नंबर 3 हो जाएगा और ये नंबर 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर आएगा। आपको हमेशा ग्रुप के पहले इफेक्ट्स को एनालाइज करना है, फिर ये देखना है उस पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो कम से कम लगे होने चाहिए, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लो एक क्वेश्चन की मैं और बात करता हूँ, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहाँ पर OH, यहाँ पर Cl लगाते हैं, ऐसे ही OH यहाँ पर Cl लगाते हैं, और ऐसे ही यहाँ पर OH और यहाँ पर Cl लगाते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं।
ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो भी ग्रुप लगता है उसके इफेक्ट को देखते हैं। जब आप इफेक्ट देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस आई। हैलोजन के केस में सिर्फ क्या देखते हैं, माइनस आई, और यहाँ पर भी सिर्फ क्या देखेंगे, माइनस आई, क्योंकि इन सब जगह सिर्फ हम माइनस आई देखते हैं। ये चीज़ नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो कि जब भी हैलोजन्स होते हैं तो हैलोजन्स के केस में हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट की ही बात की जाती है। नहीं तो आधे लोग बोलेंगे सर इस पर लोन पेयर है तो ये प्लस एम भी दिखाएगा, तो भाई कितनी बार बताऊं, हमेशा माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट मानते हैं, माइनस आई इफेक्ट हैलोजन केस में। अगर हमने ऐसी बात की है तो आपको पता है इन सब केस में इसमें माइनस आई ज़्यादा होगा, तो हम बोलेंगे ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा और ये नंबर 3 हो जाएंगे। देखो अब मैं यहाँ पर H+ हटा के उसका कॉन्जुगेट बेस बनाकर उसकी स्टेबिलिटी चेक कर उसको वीक बताकर उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बता रहा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कर लिया। अब तो यार आप समझ चुके हो मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ, क्या कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। मतलब वही फंडा रहा होगा कि आप यहाँ से H+ हटाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, उसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा इसके द्वारा, इसका मतलब वीक, तो उसके करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो मैं यहाँ पर अब डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए, थोड़ी सी अपनी इंक्रीज करिए, सीखने की शक्ति भी थोड़ा बढ़ाइए यार आप लोग, है ना। ऐसे ही मान लो मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कुछ ऐसा, ध्यान देखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास OH है और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या है, OH है। यहाँ पर मैं लगाता हूँ फ्लोरीन और यहाँ पर मैं लगाता हूँ क्लोरीन। अब आप मुझे बताइए, आप बोलोगे सर ये फ्लोरीन है, ये माइनस आई लगाएगा, ये क्लोरीन है, ये माइनस आई लगेगा। आप बोलोगे सर फ्लोरीन का ज़्यादा माइनस आई होता है क्लोरीन से, तो आंसर आना चाहिए ये, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा ये गलत। इसका आंसर ये नहीं होता। आपको मैंने एक बार पढ़ाया था वैकेंट डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, या फिर सीधा मैं बोलूँ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, अगर आपको याद आ रहा हो। जब मैंने डी ऑर्बिटल रेजोनेंस पढ़ाया था तो कंडीशन क्या बताई थी कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज है और उसके बगल में वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो वहाँ पर पॉसिबल है। तो देखो जब आप इसमें बनाओगे, इस वाले केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ, लो बनाने की कोशिश करते हैं, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा तो ये कुछ कैसा बनेगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सबसे पहले स्टेप में OH+ ये वाली चीज़ें एज इट इज़, यहाँ पर Cl और यहाँ नेगेटिव। अगले स्टेप में यहाँ पे आ जाएगा। अब इस वाले स्टेप को ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, यहाँ ऐसे, यहाँ Cl और यहाँ नेगेटिव। देखो देखो ये जो आया है इस नेगेटिव को हम लोग इसके डी ऑर्बिटल में लेके जा सकते हैं। तो इसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है, जबकि फ्लोरीन के पास तो कोई डी ऑर्बिटल ही नहीं होता। तो डी ऑर्बिटल ही नहीं होगा तो इसमें तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस की बात ही नहीं होगी। तो इसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस के कारण यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है, इसलिए हम बोलेंगे इस वाले केस में, फिर बोलेंगे इस वाले केस में इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसके। देखो एक्सेप्शन दुनिया में नहीं होती हैं। हम जब कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से पढ़ते हैं तो चीज़ों को जब आप लगाओगे तो अपने आप आंसर आएगा। अब आपको डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं पता तो मुझे बताइए, क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया डी ऑर्बिटल रेजोनेंस? कितने अच्छे से पढ़ा था डी ऑर्बिटल रेजोनेंस के बारे में कि नेगेटिव चार्ज होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो उस पर आएगा। तो इस सवाल को तो आप जितने चांद तारे लगा सकते हो लगा लीजिएगा। तो अब हम और कुछ फिनॉल के क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं और कुछ क्वेश्चंस की। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन अब ऐसा आ जाए कि आपके पास यहाँ पर फिनॉल है इस तरीके से OH, यहाँ पर है F, यहाँ पर है इस तरीके से Cl, यहाँ पर है Br और यहाँ पर लास्ट में है आपके पास I। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताइए एसिडिक कैरेक्टर, तो आप बोलोगे सर माइनस आई लगेगा इन सब का यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है। हैलोजेंस का हमें माइनस आई लगाना है और हमें पता है जो माइनस आई का ऑर्डर होता है वो होता है सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो जिसका माइनस आई सबसे ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर भी सबसे ज़्यादा। तो आप बोलोगे सर ये जैसे मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर आना चाहिए था A इज़ B ग्रेटर देन C इज़ ग्रेटर देन D। ये होना चाहिए था आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर, लेकिन जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि अभी अभी हमने सीखा कि B का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। बस आपको ध्यान यहाँ पे रखना है इतने पे। B का ज़्यादा क्यों हो चुका है? क्योंकि वहाँ पर क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। फिर बोलिए वहाँ पर क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। फिर बोलिए वहाँ पर क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर ये बात आपको समझ में आ रखी है तो अब आप मुझे ऐसे ही बताइएगा, बताइए CHF3 और CHCl3 में ज़्यादा एसिडिक कौन है? तो आप बोलोगे सर इन दोनों के सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस बनाओ, लो बना दिए। हम लोग पहले आप दिल की आपके पूरी करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C- F
CF, यहाँ पर क्या जाएगा C माइनस Cl Cl Cl। आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर फ्लोरीन है, तीन फ्लोरीन का माइनस आई लगेगा जो कि बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पर क्लोरीन है, इन तीनों का माइनस आई कम होता है, फ्लोरीन का ज़्यादा होता है माइनस आई, तो आपका आंसर आना चाहिए था ये, लेकिन गलत है। यहाँ पर क्या है वैकेंट डी ऑर्बिटल, और आपको मैंने पढ़ा रखा है जब भी नेगेटिव चार्ज वैकेंट डी ऑर्बिटल के बगल में हो तो क्या करेगा, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, और डी ऑर्बिटल रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो ये वीक, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सारे के सारे। अब देखिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, यहाँ पर OH है, यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर NO2 है, ऐसे ही यहाँ पर OH है और यहाँ पर NO2 है। मुझे बताइए इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? तो आप बोलोगे सर देखो तीनों ही NO2 हैं, तो तीनों ही NO2 है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस है माइनस आई, बिल्कुल। यहाँ पर क्या होना चाहिए सिर्फ माइनस आई, क्योंकि सर मेटा पोजीशन है, अब तो हम समझदार हैं। यहाँ पर क्या होगा माइनस है माइनस आई, मतलब क्योंकि सर यहाँ पर माइनस आई सबसे कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप सबसे कम लग रहा है, यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है, तो ध्यान सुनिएगा ये A है, ये B है, ये C है, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए सबसे ज़्यादा A का, क्योंकि माइनस M तो दोनों के डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इसका माइनस आई ज़्यादा, तो ये सबसे ज़्यादा, फिर A के बाद B के बाद C, मतलब B तो सबसे लास्ट में आ जाएगा, C और लास्ट में आ जाएगा B। ये आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन ये हो जाएगा गलत, क्योंकि आपने अपनी पूरी उम्र बिता दी है केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते पढ़ते कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और अगर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, याद करो मेरे अभी कॉन्सेप्ट को, अगर किसी सिस्टम में पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वहाँ पर H+ निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर H और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से H का ब्लॉकेज हो जाता है, और H के ब्लॉकेज की वजह से यहाँ पर H+ निकलता भी नहीं है, तो जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा C, उसके बाद A और फिर B। ध्यान देने वाली बात ये है कि चलो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन वो अपने ही जो NO2 है जब सेम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लग रहे हैं उसी से ही पीछे हुआ है, इससे पीछे नहीं हुआ। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो गलती ये करते हैं कि इससे से भी पीछे कर देते हैं, वो सोचते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगी, ये निकलेगा ही नहीं। अरे भैया कभी तो निकलेगा ही का मतलब ये है कि जब इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर सेम थे, मतलब इसमें भी माइनस M, इसमें भी माइनस आई, इसमें भी माइनस M, इसमें भी माइनस आई, तब हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लगाया। इसमें तो सिर्फ माइनस आई लग रहा था, तो इस गलती को मत कर देना, इससे पीछे नहीं होगा, इससे तो आगे ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? जो यहाँ पर एक सवाल कराए जा रहे हैं उसका एकदम करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ, कि नहीं तो मार्केट में अलग अलग जगह गलत गलत बता रखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं खुद अपनी बता रहा हूँ यार, मैं खुद जब पहले पढ़ाता तो पहले कुछ और ही बताता था, क्योंकि देखो चीज़ें हमेशा समय के साथ साथ आगे बढ़नी चाहिए और एक प्रॉपर रेफरेंस, प्रॉपर चीज़ सीखते रहनी चाहिए। तो एकदम करेक्ट सीख रहा हूँ, वही आपको एकदम चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लो अब क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ जाए, मान लो कि यहाँ पर OH NO2 और यहाँ पर आ जाए OH NO2 और यहाँ पर आ जाए OH। अब मैं इनकी बात करता हूँ, मुझे बताइए यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसमें तीन NO2 ग्रुप हैं, तो तीन NO2 ग्रुप क्या लगाएंगे, -M और -I। यहाँ पर एक NO2 ग्रुप है, क्या लगाएगा, -M -I, और यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा। सुनिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट तभी लगता है जब सेम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स हों। फिर सुनिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट तभी लगता है जब सेम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स हों। अगर ये बात समझ में आ चुकी है तो सुनो यार, यहाँ पर सेम इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं डोमिनेट, तो हम बोलेंगे ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा और ये नंबर 3 हो जाएंगे। अब आधे बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ तो दो NO2 हैं, यहाँ तो बहुत खतरनाक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए। अरे होगी, लेकिन यार इसके कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, अरे यार पिक्रिक एसिड है ये, पिक्रिक। एक मजे वाली बात बताऊं, ये इससे भी ज़्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, पागल मत हो जाना। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा एसिडिक होता है पिक्रिक एसिड। और याद करो मैंने आपको इसको पीके वैल्यू कितनी बताई थी जब पीके वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझाया था।
तो बस यही बात आपको सीखते हुए चलनी है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं फिनॉल से रिलेटेड। अब हम इन सवालों की बात करते हैं। देखो, अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन की देखता हूं तो आप देखो यहाँ पर जो आपके पास ग्रुप लगे हैं, आपको बस इनको पहचानना है। ये क्या दिखाएंगे? +H और +I। आपने जो भी अभी तक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स पढ़े हैं उन्हीं को आपको अप्लाई करना आना चाहिए। बस देखो यहाँ पर क्या लगा है? क्लोरीन, और क्लोरीन केस में सिर्फ -I होता है। यहाँ पर क्या लगा है? OMe, OMe केस में +M > -I। एकदम स्पीड में आनी चाहिए। जो बच्चा नया है, जो अभी सीख रहा होगा, बोल रहा होगा सर पता नहीं है आपने ये कैसे कर दिया, तो याद करो ना यार, ऑक्सीजन पर डायरेक्टली अटैच एटम पर लोन पेयर होता तो ये +M दिखाएगा, और साथ में ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है तो -I दिखाएगा। और हमें पता है रेजोनेंस इज मच पावरफुल देन इंडक्टिव, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ +M > -I। बस हैलोजन के केस में इंडक्टिव डोमिनेट करता है, बाकी हर जगह रेजोनेंस डोमिनेट करता है। और NO2 क्या दिखाएगा? -M और -I। ये अगर आप सीख चुके हो, किसी भी ग्रुप का इफेक्ट्स लगाना सीख चुके हो, तो इसका मतलब आप यकीन मानिए आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में कोई डरने वाली बात नहीं है। फिर तो सब कुछ सवाल अपने आप हो जाएंगे। अब आप ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन है। एक ये है, एक ये है, दो ही हैं। तो आप बोलोगे इन दोनों में ये ज़्यादा है, तो ये नंबर 1 एसिडिक और ये नंबर 2 एसिडिक। अब इन दोनों की बात करते हैं। इसमें क्या लग रहा है? +H +I, और इसमें क्या लग रहा है? +M। तो हम बोलेंगे ये नंबर 3 है और ये नंबर 4 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा लगना चाहिए और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कम से कम लगना चाहिए। बल्कि इस वाले केस में सबसे ज़्यादा लग रहा है थ्रू +M, तो हम बोलेंगे सबसे कम एसिडिक। अब इन सवाल की बात करते हैं, ध्यान से देखना। आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या है? NO2 है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? -M -I। यहाँ पर क्या है? OCH3, यहाँ लगेगा +M -I लगेगा, लेकिन +M डोमिनेट करेगा। CH3 है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? +H +I, और NO2 है, यहाँ पर क्या लगेगा? -M -I। तो आप क्या बोलोगे सर? यहाँ पर +H +I है, यहाँ पर -M -I है, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा। तो सुनो, आप गलती कर रहे हो। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आखिरकार वो है क्या। तो देखो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो हमेशा ही स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू इन दोनों। आप चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड पे कोई प्लस इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप एसिड लगाओ, तो क्या उससे वो ज़्यादा एसिडिक नहीं हो पाएगा? मतलब कम एसिडिक बन जाएगा? ऐसा नहीं होता। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो कि आप पहले ये देखो कंपेयर किससे कर रहे हो। कंपेयर हमेशा बराबरी वालों से करना है। तो अब आप देखो इन दोनों में कौन हो जाएगा? मतलब ये दोनों तो जैसे नंबर 1 नंबर 2 तो यही हो जाएंगे। अब इन दोनों की बात करते हैं, तो ये नंबर 3 हो जाएगा और ये नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? -M -I और यहाँ पर +M है। अब इन दोनों की बात करते हैं, ये नंबर 1 हो जाएगा और ये नंबर 2 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के मुझे ये चेक करना है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर कहाँ पर ज़्यादा है। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना। हमेशा जब भी कंपेरिजन करते हैं वो हमेशा बराबरी वालों में करते हैं। ये मत देखना कि ग्रुप का -I +M -I और इससे करके आपने वहाँ पर टिक कर दिया। इस सवाल की बात करते हैं। देखो यहाँ पर NO2 है, तो NO2 के क्या होता है? -M -I होता है, इस पर कोई ग्रुप नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है? +M होता है। तो नंबर 1 पे ये हो जाएगा, नंबर 2 पे ये हो जाएगा और नंबर 3 पर ये हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे आगे होता है, चाहे वो ऑर्थो पे हो, मेटा पे हो, पैरा पे हो। फिर होता है न्यूट्रल वाला जिसपे कोई भी ग्रुप नहीं होता, और लास्ट में होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाला। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने ये 3 H हैं, इन तीनों में क्या होगा? देखो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का है, तो ये H1 सबसे ज़्यादा होगा। ये है फिनॉल का, ध्यान से देखो, डायरेक्टली बेंजीन से है। और ये देखो ध्यान से, ये एल्कोहल है, एल्कोहल। तो हमें पता है फिनॉल का ज़्यादा एसिडिक होगा। H+ निकालने के बाद ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो H2 हो जाएगा और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? H3। जैसा क्वेश्चन पहला वाला है वैसा ही क्वेश्चन ये सेम टू सेम है। देखो यहाँ पर इस H की बात कर रहा है, इस H की बात कर रहा है और इस H की बात कर रहा है। ये जो H है ये कैसा H है? फिनोलिक H है। ये जो H है ये कैसा है? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला H है, कार्बोक्सिलिक H। और ये वाला H कैसा है? एल्कोहलिक H है। और आपको अच्छे से पता है कार्बोक्सिलिक H सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, तो ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा और लास्ट में ये नंबर 3 हो जाएगा। कितने इंटरेस्टिंग सवाल है और कितने आसानी से हो जा रहे हैं। देखो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, आपको डराने के लिए क्या क्या नहीं किया। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। आपको बस पहचानना ना चाहिए कि आखिरकार वो H कहाँ था। ऐसे ही आपको ग्रुप्स के बारे में अगर आइडिया हो तो आप सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। मैंने अपने टाइम पे देखा था, बच्चे जो ये ग्रुप के इफेक्ट्स हैं वही नहीं लगा पाते, ये जो ग्रुप के इफेक्ट्स हैं वही नहीं लगा पाते, ये जो ग्रुप के इफेक्ट्स हैं वही नहीं लगा पाते। जब ग्रुप के इफेक्ट्स ही नहीं लगा पाओगे तो कौन सा इलेक्ट्रॉन लीजिंग, कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आप पता भी नहीं कर पाओगे। अब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन लीजिंग नहीं पता कर पाओगे तो आप कैसे बताओगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन लीजिंग वाला कम स्टेबलाइज करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इफेक्ट्स को लगाना सीखिए। पढ़ तो हर कोई लेता है, रट तो हर कोई लेता है, इंडक्टिव क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, हाइपरकंडक्शन क्या होता है। आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना आना चाहिए कि आखिरकार OCH3 है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, +M -I। लेकिन
लेकिन प्लस साइन डोमिनेट करेगा। NO2 है -M-I, हेलोजन है ओनली -I। कोई भी ग्रुप आप XYZ मुझे दे दो यार, मैं एकदम स्पीड में बताऊंगा। CHO क्या लगाओगे -M-I, और भी कोई ग्रुप जो आपके मन में आ रहा है, SO3H -M-I, कोई भी ग्रुप CN -M-I, कुछ भी ग्रुप आपके आ रहा हो, CS3 CS3 कुछ भी आ रहा हो, +H+I। तो बस यही स्पीड में आपके साथ आना चाहिए। अगर ये स्पीड आपके साथ आ चुकी है तो आप यकीन मानिए आपका एसिडिक कैरेक्टर का क्वेश्चन होना शुरू हो गया है, और नहीं आया है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से। तो अब हमने ये सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया है। हमने इस लेक्चर में सबसे पहले डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्टिंग की, फिर हमने फिनॉल पे गए, तो हमारा पूरा लेक्चर खत्म हो चुका है। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे SIR इफेक्ट, कि आखिरकार एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं उनके केस में ऐसा क्या नया देखने को मिलता है कि ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या इलेक्ट्रॉन लीजिंग हो, वो ज़्यादा ही एसिडिक होता है। तो अगले केस में हमारा जो पूरा टॉपिक होगा वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पे होगा। उसके बाद एक लास्ट लेक्चर और एसिड कैरेक्टर पे पढ़ाऊंगा, जहां पर आपको सबसे बेहतरीन सवाल, जितने आप अजीब अजीब सवाल देख सकते हो वो सारे सवाल उसको उस लेक्चर में इकट्ठे कर दूंगा, ताकि आपको कहीं पर भी भागने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ एक ही जगह सबको सीखने को मिल जाए। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।